तो प्यारे बच्चों, कल आपने मेरे साथ किया था डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, देन वी डिड डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ हैलोजेंस। आज करेंगे बेटा डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन, पहले करेंगे सल्फर की, फिर करेंगे फास्फोरस की, और फिर अगर टाइम बचा तो हम नाइट्रोजन की डिटेक्शन एस्टिमेशन करेंगे। ठीक, देखिए बेटे, सबसे पहले बात करेंगे डिटेक्शन एंड estimation of सल्फर। डिटेक्शन हम करेंगे, डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। देखो बेटा, सल्फरस कंपाउंड्स की जब डिटेक्शन करते हैं ना बेटा, तो इसमें भी लेसेगन एक्सट्रैक्ट टेस्ट ही हुआ करता है। कौन सा टेस्ट होता है? लेसेगन एक्सट्रैक्ट टेस्ट। तो यहां पे हम लेसेगन एक्सट्रैक्ट टेस्ट यानी कि सोडा एक्सट्रैक्ट टेस्ट जो हमने कल किया था वही करेंगे। तुम्हें याद होगा कि सोडा एक्सट्रैक्ट हमने कैसे बनाया था। हमने एक फ्रेशली कट सोडियम का पीस लिया, फ्यूजन ट्यूब में ऐड किया और उसको हीट किया टिल इट बिकम्स शाइनी ग्लोब्यूल। जब तक ये चमकदार सा ग्लोब्यूल नहीं बन गया तब तक हमने इसको हीट किया। जब ये चमकदार ग्लोब्यूल बन जाता है, वी ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू इट। हम इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट को ऐड करते हैं और उसको ऐड करने के बाद रीहीट करते हैं जब तक ये रेड हॉट ना हो जाए। जब ये रेड हॉट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, एक चाइना डिश में डिस्टिल्ड वाटर को बॉईल करके उसके अंदर इसको प्लंज कर देते हैं और फिर बॉईल करते हैं और फिर इसको फिल्टर कर देते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं डिटेक्शन ऑफ सल्फर की। तो अगर कंपाउंड में सल्फर हुआ तो सोडियम के साथ सल्फर रिएक्ट करेगा और बना देगा Na2S। तो अब की बार सोडा एक्सट्रैक्ट जो होगा वो Na2S बनेगा बेटा। ठीक, क्या बनेगा? Na2S बनेगा। देखो बेटे, वैसे तो यहीं से थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाता है कि सल्फर है, क्योंकि जो सल्फाइड होते हैं ना वो ब्लैक इन कलर होते हैं। ठीक, तो इसमें सोडा एक्सट्रैक्ट जो होगा ना हल्का हल्का सा ब्लैक कलर देना शुरू कर देगा। हमें यहीं से समझ में आना शुरू हो जाएगा कि सल्फर है, बट येट वी हैव टू गिव सम टेस्ट टू दैट। ठीक, तो यहां जो टेस्ट करते हैं ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। 200% ये बेटा पेपर में पूछा जाएगा। आपका जो अभी पेपर आएगा ना फर्स्ट टर्म का, इसमें पक्का पूछा जाएगा। ये है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है पूरे एस्टिमेशन डिटेक्शन का। देखिए, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड क्या होता है, पहले इसका फॉर्मूला समझिएगा। वेरी सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। Na2FeCN का होल 5NO, ये हमारे पास सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड होता है। Na2 बाहर लिखा, FeCN का होल 5NO, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड इसको बोलते हैं बेटा। ठीक, हम क्या करेंगे, ये जो सोडा एक्सट्रैक्ट हमने बनाया था, हम इस सोडा एक्सट्रैक्ट का एक पोर्शन लेंगे और उस पोर्शन में ये सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड को ऐड करेंगे। ठीक, हमने Na2S लिया, Na2S और सोडा एक्सट्रैक्ट, और उसमें जैसे ये सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड डाला तो वेरी सिंपल, इसमें आपके पास ये जो सोडियम है, इधर देखिएगा, इसको यहां ऐड कर दीजिएगा। पहले सोडियम 2 थे, अब कितने हो गए? 4 हो गए। 2 सोडियम यहां से आ गए, बाकी आगे बचा FeCN का होल 5NO और एक यहां बचा था S, उस S को भी यहां जोड़ दें। ठीक, तो ये जो हमारे पास बना, ये वॉयलेट कलर का प्रेपरेशन बना हमारे पास। दिस इज वॉयलेट इन कलर, वॉयलेट इन कलर। तो अगर वॉयलेट कलर आ गया, तो मतलब सल्फर इज प्रेजेंट। बेटा, कंपटीशन में आपको या तो इसका फॉर्मूला पूछेंगे कि जो वॉयलेट कलर बना वो किससे बना, और या फिर सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड का फॉर्मूला पूछेंगे। 102% पूछेंगे, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को ना ध्यान से दिमाग में रख लो बेटा। ठीक, ये बिल्कुल भूलने का नहीं है। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया ये कि नहीं आया अच्छे से?
हाँ जी, तो ये टेस्ट सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट हुआ करता है। दिस इज सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। हम एक और टेस्ट भी कर सकते हैं इसमें, ठीक। एक टेस्ट और होता है जिसको बोलते हैं लेड एसीटेट टेस्ट। लेड एसीटेट टेस्ट, ये भी सल्फर के लिए होता है, लेड एसीटेट टेस्ट। बेटा एसीटेट का मतलब है एसिटिक एसिड का सॉल्ट ना, तो एसीटेट, एसिटिक एसिड क्या होता है बच्चों? एसिटिक एसिड इज CH3COOH। हमने बोला लेड एसीटेट, तो मतलब ये लेड के साथ ऐसा होगा, ये हो गया लेड एसीटेट। हमने सोडा एक्सट्रैक्ट का जो एक पोर्शन था वो इसमें डाला, ठीक, लेड एसीटेट में डाला। तो करना क्या है, कुछ नहीं, ये जो सल्फर है वो लेड के साथ जोड़ देना है और सोडियम इसके साथ जोड़ देना है। क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट के दो मॉलिक्यूल और PbS लेड सल्फाइड विच इज ब्लैक इन कलर। ये लेड सल्फाइड ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होगा। तो अगर ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है तो समझ लेने का कि सल्फर प्रेजेंट है। सो दिस इज हाउ सल्फर कैन बी डिटेक्टेड। तो दो टेस्ट हो गए बेटे सल्फर के, या तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला Na2FeCN का होल 5NO, और उसमें ये Na2S को सिर्फ ऐड करना है, Na2 के साथ Na4 हो जाएगा और सल्फर आगे ऐड कर देना तो वॉयलेट कलर आएगा। बेटा इसका फॉर्मूला या इसका फॉर्मूला पक्का पेपर में पूछा जाएगा तुम्हारे से, ठीक, ध्यान रखना, भूलना नहीं है। ये क्लियर हो गया? इसमें बाहर सोडियम 4 रहते हैं, इसमें बाहर सोडियम 2 रहते हैं, ये गलती नहीं करना है। क्लियर हो गई बात? ये हमारे पास बन गया दो टेस्ट। इससे हमने सल्फर की क्या कर दी? सल्फर की हमने डिटेक्शन कर दी, ठीक। अब हमारी बात है एस्टिमेशन। अब हम करेंगे एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलो। सर जिसमें सोडियम में 4 है और 4 लगा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बेटे अगर उसका आयुपेक नेम देखना है ना तो वो थोड़ा लंबा है, वो +2 में अगर आपको बताएं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसका नॉमेनक्लेचर अलग तरीके से किया जाता है बेटे, है ना। तो वो +2 में कभी बताऊंगा तुम्हें, अभी जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें बेसिकली सोडियम पेंटासाइनो थायोनाइट्रोसिल्फीरेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सोडियम पेंटासाइनो थायोनाइट्रोसिल्फेरेट। तो फिर बेटा ऐसा नाम अभी करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक सर है। फिर एग्जाम में इसका फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा इस वाले का? तो फॉर्मूला ही पूछा जाएगा, नाम थोड़ी पूछा जाएगा आपसे बेटे। ये +2 में वैसे नॉमेनक्लेचर पूरा का पूरा आएगा बेटे आपके पास, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, वो वहां पे देखेंगे। पर अभी तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला पूछेंगे, ऐसे कहेंगे कि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट में जो वॉयलेट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है उसका फॉर्मूला बताओ, ठीक। ओके सर। उसका फॉर्मूला मैंने आपके पास यहाँ बता दिया है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या हो गई, लेड लेसिगन एक्सट्रैक्ट टेस्ट हो गया और लेड एसिटेट टेस्ट हो गया। अब हम बात कर रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ सल्फर की। बेटे जब एस्टिमेशन ऑफ सल्फर की बात करते हैं तो दिस इज अगेन डन बाय केरियस मेथड। इसको फिर से केरियस मेथड में ही करते हैं। जैसे पिछली बार हमने हेलोजन के लिए केरियस मेथड लगाया था, ठीक, इसमें भी हम केरियस मेथड का ही यूज करेंगे। हमने वही करना है जो हमने उसमें किया था, एक फर्नेस ली, ठीक, और उस फर्नेस के अंदर हमने अपनी केरियस ट्यूब डाल दी, दिस इज फर्नेस, और उसके अंदर हमने अपनी डाली केरियस ट्यूब, जैसे कि हमने हेलोजन के केस में डाली थी। और केरियस ट्यूब के अंदर हम क्या डालते हैं बच्चे? थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड, थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड HNO3, और साथ में इसके अंदर फेंकते हैं हॉफमैन बॉटल। हॉफमैन बॉटल में हमारे पास W ग्राम नॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक वेट कंपाउंड का वेट नोन होगा। समझ में आई बेटे बात? तो होगा क्या, नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में सल्फर जो होता है दैट चेंजेस इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में जो सल्फर ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड दैट चेंजेस इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने हेलोजन में यहाँ पे AgNO3 डाला था कि नहीं डाला था? हेलोजन में क्या डाला था? AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट था ना।
पर यहां हम डालेंगे BaCl2। क्या डालेंगे? BaCl2। तो यहां हम BaCl2 डालेंगे बेटा, बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड जो है वो H2SO4 जो बना था उसके साथ रिएक्ट करेगा, उसके साथ रिएक्ट करके हमारे पास यहां बेरियम का सल्फेट बनता है, विच इज अ वाइट प्रेसिपिटेट, जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और साथ में HCl बनेगा। HCl एक गैस है, विल बी वॉल्ड आउट। तो यहां से बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अब हमने बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट कलेक्ट किया और उसको बाहर निकाला, उसको वॉश किया, वॉश करने के बाद ड्राई किया। ड्राई करने का तरीका तुम्हें कल बताया था मैंने। क्या करना है ड्राई करने के लिए? फिल्टर पेपर पे प्रेसिपिटेट रख लेना है और उसको ऐसे करके दबा देना है। ठीक, उससे क्या होता है कि आपका वाटर जो है वो फिल्टर पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है बेटा, और फिर इसको वैक्यूम डेसिकेटर में रख के सुखा लिया जाता है। तो आपने बेरियम सल्फेट को बाहर निकाला और उसको ड्राई कर दिया, क्लियर हो गया, और उसका वेट कर लिया। अब वेट करने के बाद वही फॉर्मूला जो हमने अभी तक लगाया वही लगाएंगे कि बेरियम सल्फेट के अंदर कितना सल्फर है बच्चों? एक ही तो सल्फर है। बेरियम सल्फेट के अंदर कितना सल्फर है? एक सल्फर है। बेरियम सल्फेट का जब मास देखेंगे ना तो वो होता है 233। कितना होता है? 233। कैसे? 137 मास होता है किसका? बेरियम का। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 4 into 16, दैट इज 233। 233 मॉलिक्यूलर मास होता है बेरियम सल्फेट का, और उसमें सल्फर कितनी प्रेजेंट है बोलो? 1 सल्फर। एक सल्फर का वेट कितना? 32। अब मान लो जो यहां पे बेरियम सल्फेट था, हमने उसके प्रेसिपिटेट का वेट किया था, वो वेट मान लो x ग्राम आ गया। क्या आ गया? x ग्राम आ गया। तो उसमें से हमें सल्फर का वेट निकालना है ना भाई? तो वेट ऑफ सल्फर कैसे निकालेंगे? बोलेंगे 233 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट कंटेन्स हाउ मच बेटे? 32 ग्राम ऑफ सल्फर, है ना जी? तो 1 ग्राम विल कंटेन 32 अपॉन 233, और हमारे पास कितना वेट बना है इसका? मान लो x ग्राम बन गया। तो x ग्राम विल कंटेन 32 बाय 233 इंटू वेट ऑफ बेरियम सल्फेट बाय वेट ऑफ, ये तो हो गया वेट ऑफ सल्फर। ठीक है जी, ये आ गया वेट ऑफ सल्फर। क्लियर हो गया? x इज वेट ऑफ बेरियम सल्फेट, इजंट इट? अब हमें परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज ऑफ सल्फर कैसे निकालते? वेट ऑफ सल्फर बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। हाँ जी, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? 32 बाय 233 इंटू वेट ऑफ बेरियम सल्फेट, वेट ऑफ बेरियम सल्फेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। सो दिस इज परसेंटेज ऑफ सल्फर वी हैव। बोलो प्यारे बच्चों, परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालने का फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलना यस और नो। यस सर। तो चलो फिर एक क्वेश्चन कर लो फटाफट से, ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए हमें करना भी आया कि नहीं आया, है ना? तो लिखो जरा, इन सल्फर एस्टिमेशन, इन सल्फर एस्टिमेशन 0.157 ग्राम, 0.157 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 0.157 gram of an organic compound gave 0.4813 gram, 0.4813 gram of barium sulfate, of barium sulfate, 0.4813 gram of barium sulfate. Calculate the percentage of sulfur, calculate the percentage of sulfur in the compound. चलो शाबाश, जल्दी करने का, बहुत जल्दी। अपना कैलकुलेटर वैल्कुलेटर यूज कर लेना, जल्दी कर लो। सर एक बार पूरी स्टेटमेंट रिपीट कर दो।
बोला बेटा इन सल्फर एस्टिमेशन 0.157 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड gives 0.4813 gram of barium sulfate. What is percentage of sulfur in the compound? ओके सर। प्रेसिपिटेट बना टेस्ट ट्यूब में उसको फिल्टर पेपर और फनल की हेल्प से सेपरेट किया जाता है। जी हाँ। हाँ जी आया 42% बच्चे। किसी बच्चे को नहीं आया हो तो पूछ सकता है अभी मेरे से, जनरली फटाफट से बताओ। हो गया बच्चे? 42% सभी का आया कि नहीं आया? यस और नो क्विकली? यस 42.1% करेक्ट। तो ऐसे करके सीधे इसमें भरना था 32/233 इंटू वेट ऑफ बेरियम सल्फेट। मैं आपको दे दिया था वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया था इंटू 100। सीधे 42.1% आपका आंसर आ जाना चाहिए था। सो दिस वाज एस्टिमेशन डिटेक्शन ऑफ सल्फर। आई थिंक सो इट इज वेरी इजी, सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, है ना। अब चलते बेटा अगला। अगला हमारे पास कौन सा कंपाउंड हो, कौन सा एलिमेंट हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में? सल्फर के अलावा वी कैन हैव फॉस्फोरस। हमारे पास फॉस्फोरस हो सकता है बेटे, ठीक। अब देखो बेटा, हम करेंगे डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस। डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस, ठीक। देखो बच्चे वेरी सिंपल है, ज्यादा कोई मुश्किल वाला काम है नहीं इसमें भी। पहले हम करेंगे डिटेक्शन। देखो बेटा डिटेक्शन में सल्फर के लिए हमें, फॉस्फोरस के लिए हमें सोडा एक्सट्रैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों बेटा? फॉस्फोरस के कंपाउंड वैसे ही स्टेबल नहीं होते, बड़ी जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। सोडा एक्सट्रैक्ट क्यों बनाते थे बेटा? व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ सोडा एक्सट्रैक्ट? ताकि रिएक्शन क्विक हो जाए, ताकि रिएक्शन क्विक हो जाए। क्योंकि हमें पता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? स्लो रिएक्टिंग होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। तो हमने उसको आयनिक कंपाउंड में चेंज किया था बाय रिएक्टिंग इट विद दैट ऑफ सोडियम, तो रिएक्शन क्विक करने के लिए। लेकिन फास्फोरस के कंपाउंड वैसे ही इतने स्टेबल नहीं होते ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो जल्दी जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, हमारे को जरूरत ही नहीं पड़ती इसके सोडा एक्सट्रैक्ट बनाने की। तो फास्फोरस के लिए जब हम डिटेक्शन करते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक। डिटेक्शन करते हुए हम क्या करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे जिसमें फास्फोरस हो, और उसको किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक Na2O2 इसके साथ हीट कर देंगे। Na2O2 इसके साथ हीट कर देंगे बेटा, ठीक है जी। जैसे हमने सोडियम का व्हाट यू कैन से इधर सोडियम परऑक्साइड ले लिया, तो सोडियम परऑक्साइड के साथ हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड हीट कर दिया जिसमें फास्फोरस है। फास्फोरस होगा तो ये कंपाउंड इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करके ये बना देता है Na3PO4 फॉस्फेट प्लस Na2O। प्लीज बैलेंस कर लोगे इस इक्वेशन को कि करके देखो? है भाई, लो जी कर देते हैं, टेंशन ही नहीं लेने का। तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। 6 और 2 8, तो यहाँ पे 4 लगा दो, ये लो बैलेंस हो गया इक्वेशन, क्लियर। तो यहाँ सोडियम फॉस्फेट बनेगा, यानी फॉस्फोरस इज ऑक्सीडाइज्ड बाय Na2O2 इनटू फॉस्फेट्स, ठीक, इनटू फॉस्फेट। तो इसको बस बैलेंस करना है, बैलेंस आप कर लीजिएगा, ठीक। वैसे मेरे अकॉर्डिंगली मैंने आपको करने की कोशिश करी है, ठीक। आप कर लीजिएगा बैलेंस, वैसे बैलेंस है बच्चे, ठीक।
सिर्फ Na2O2 5 आ जाएगा, ठीक, यहाँ पे आया 2, इधर भी 2 लो, और अभी 5 आ गया, अब बैलेंस हो गया है ना, मैंने पहले Na2O2 गिना नहीं था, तो बैलेंस हो गया आपके अब की बार, ठीक। तो ये हमारे पास सोडियम फॉस्फेट बना, इस मास को वाटर के साथ फ्यूज करके फिर हम रिएक्ट करते हैं, इस मास को वाटर के साथ फ्यूज करके हम रिएक्ट करते विद नाइट्रिक एसिड, इसके साथ नाइट्रिक एसिड के साथ, क्लियर। नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो बेटे मेटल का काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना, ये मेटल है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, तो हमारे पास H जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, H3PO4 बन जाएगा, और सोडियम का नाइट्रेट बाहर निकल जाएगा, NaNO3 ये बाहर निकल जाएगा, क्लियर। आई एम नॉट बैलेंसिंग दिस इक्वेशन, अगर बैलेंस करना भी है ये लो जी, लो बैलेंस हो गया। तो हमने यहां पे क्या बना दिया बेटा, हमने यहां पे फॉस्फोरिक एसिड बना दिया, क्लियर हो गया। तो क्या किया गया, फॉस्फोरस जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में था, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड को डायरेक्टली हीट किया किसके साथ, Na2O2 के साथ। जब Na2O2 के साथ हीट किया क्या बना, सोडियम फॉस्फेट, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज करेगा, उसको वाटर के साथ फ्यूज करके नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर दिया और हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड बन गया और साथ में सोडियम नाइट्रेट। ये जो फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, बेटा इसको एक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं अमोनियम मोलिबिडेट, क्या बोलते हैं, अमोनियम मोलिबिडेट, इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं। अमोनियम मोलिबिडेट, अमोनियम मोलिबिडेट, दिस इज अमोनियम मोलिबिडेट, ठीक। इसको अमोनियम मोलिबिडेट के साथ मैंने रिएक्ट करवा दिया, यहां लिख सकते हो तुम नीचे अमोनियम मोलिबिडेट, इसके साथ आप रिएक्ट करवाएंगे in the presence of some but of nitric acid which is acting as an you can say oxidizing agent over here, ठीक। इससे बनता है अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट, क्या बनता है, अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट, NH4 का होल थ्राइस PO4 into 12MOO3, अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट। साथ में निकलेगा बेटे हमारे पास वाटर, अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट के साथ साथ में निकलेगा वाटर एंड अमोनियम नाइट्रेट, एंड अमोनियम नाइट्रेट। तो साथ में हमने अमोनियम नाइट्रेट निकालना है भाई, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है जी, एंड वाटर, इसको बैलेंस वैलेंस करते रहना, अपना अपना काम होगा तुम्हारा। ये हमारे पास रहेगा येलो कलर का प्रेसिपिटेट विच इज अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट, मोलिबिडेट। तो बच्चे ये येलो कलर का होता है, अगर येलो कलर का ऐसा बन गया तो समझ लेंगे कि फॉस्फोरस प्रेजेंट। सो हाउ डिटेक्शन वाज डन, वेरी सिंपल है, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिएक्ट किसके साथ करवाया, सोडियम परऑक्साइड के साथ। तो फॉस्फोरस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की थी वो ऑक्सीडाइज होकर सोडियम फॉस्फेट बनाती है, सोडियम फॉस्फेट को वाटर के साथ फ्यूज करके जोड़ करके हमने नाइट्रिक एसिड क्या रिएक्ट करके उसको फॉस्फोरिक एसिड में चेंज किया और उसमें डाला अमोनियम मोलिबिडेट। जब अमोनियम मोलिबिडेट उसमें डाला तो येलो कलर का अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट बन गया बेटे, और इससे हमें समझ में आ गया कि फॉस्फोरस इज प्रेजेंट। तो अमोनियम मोलिबिडेट टेस्ट कहलाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलना यस और नो। यस सर। बेटे जी जो फॉस्फोरस ऑर्गेनिक कंपाउंड में थी उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Na2O2 के साथ हीट करके फॉस्फेट में चेंज करने का, यहाँ हमारे पास जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी यहाँ +5 स्टेट में ये चला जाएगा, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। फिर वाटर के साथ इसको फ्यूज करके नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके इसके H यहाँ इसके Na यहाँ, तो H3PO4 बन गया फॉस्फोरिक एसिड, उसमें अमोनियम मोलिबिडेट डालने से येलो कलर आया, तो समझ लेंगे फॉस्फोरस प्रेजेंट है। क्लियर। सो दिस इज डिटेक्शन। एस्टिमेशन जो होती है फॉस्फोरस की, एस्टिमेशन
बेटा एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस इज अगेन डन विद द हेल्प ऑफ, ठीक, एस्टिमेशन जो है दैट इज अगेन डन विद द हेल्प ऑफ केरियस मेथड। बेटे इसमें भी केरियस मेथड ही यूज होता है, इसमें भी केरियस मेथड यूज होता है। अब केरियस मेथड पहले भी यूज कर चुके हो। केरियस मेथड में हम क्या लेते हैं भाई, एक फर्नेस, और फर्नेस के अंदर क्या लिया जाता है, केरियस ट्यूब, और केरियस ट्यूब में क्या लिया जाता है, अभी तक तो बिल्कुल पता चल जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, क्या, नाइट्रिक एसिड, और उसके अंदर क्या डालते हैं, हॉफमैन बॉटल। हॉफमैन बॉटल में नोन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमने हीट किया, ये हमने हीट किया। तो होता क्या है, देखो बेटे, जो फॉस्फोरस है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फॉस्फोरस होता है दैट चेंजेस इनटू फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। सर ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो कार्बन भी होता था, आपने सल्फर में भी नहीं बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन कहां गए। बेटा वो भी ऑक्सीडाइज होंगे, तो जो कार्बन होती है ना, वो पिछले वाले सल्फर में भी ऐसे ही हुआ था, नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में ये भी ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, और जो हाइड्रोजन होता है ना, ये भी ऑक्सीडाइज हो करके वाटर बनाता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड उड़ी उड़ी हो जाते हैं। समझ में आई बात? तो सॉल्यूशन में रह क्या जाता है, H3PO4। अब याद करो, हमने हैलोजेंस में इसके अंदर क्या डाला था बेटा, बेटा हैलोजेंस में डाला था AgNO3, और बेटे जब हमने सल्फर किया था तो क्या डाला था, BaCl2। पर अब हम दो चीजें डालेंगे बेटा, एक डालेंगे NH4Cl और साथ में डालेंगे Mg2Cl2, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है जी, मैग्नीशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, ये दो चीजें डालेंगे, ठीक है। और होगा क्या, वेरी वेरी सिंपल है, ध्यान देना इधर, H3PO4 जो बचा रह गया था वो इस NH4Cl के साथ और MgCl2 के साथ रिएक्ट करेगा। इधर ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, एक मिनट भी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। यहां कितने H है और यहां कितने Cl है, 3 Cl, तो 3 H और 3 Cl उड़ा दो, 3 H और 3 Cl उड़ा दो, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 3HCl। 3HCl उड़ गया भाई, गैस होता है, बचा क्या, एक बचा अमोनियम आयन, बचा कि नहीं, एक बचा अमोनियम आयन, एक बचा मैग्नीशियम, और साथ में क्या बचा, फॉस्फेट। तो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट या अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट, सर बुक में पहले मैग्नीशियम लिखा था, अरे उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा यार, अमोनियम पहले लिख दो, मैग्नीशियम पहले लिख दो, बात तो वही है। तो कितना सिंपल है कि नहीं, क्या करना है, यहां से 3 Cl और 3 H उड़ा देने हैं और बाकी बचे हुए जोड़ के लिख देना है। क्लियर हो गया, समझ में आया? अब ये जो प्रेसिपिटेट है जिसको हमने बोला मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट या अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट, इसको बाहर निकाला, वॉश किया, वॉश करके हीट किया, वॉश भी किया और वॉश करके हीट किया। तो जब इसको हीट करेंगे ना बेटा, इधर ध्यान देना, NH4 MgPO4, इसको जब हम हीट करेंगे ना बेटा, तो इसमें से अमोनिया उड़ जाती है और वाटर उड़ जाता है, बचता क्या है, Mg2P2O7, बाहर उड़ गई अमोनिया, साथ में उड़ गया वाटर, और बचा क्या, Mg2P2O7, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। पायरो होता है हीट करके, तो हीट करके निकला ना ये, तो हमने इसको बोला मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। हमें यहां पे मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट मिल गया, हमने इसका वेट कर लिया भाई, हमने इसका वेट कर लिया, वेट किया तो
P2O7 में हमारे पास कितना फास्फोरस है? 2 फास्फोरस है कि नहीं बेटा? इसका मॉलिक्यूलर मास है 222। कितना है? 222। समझ में आई? और इसमें ये कितना? एक फास्फोरस 31, 2 फास्फोरस 62। तो 222 में कितना फास्फोरस भाई? 222 में कितना फास्फोरस? 62। तो बेटा फॉर्मूला बना सकते हो अपने आप, परसेंटेज का फॉर्मूला बना सकते हो यार। इतने टाइम से बना रहे हो, क्या अब बना सकते हो फॉर्मूला? परसेंटेज ऑफ फास्फोरस क्या होगा? 62 अपॉन 222 इंटू वेट ऑफ Mg2P2O7 बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। लो जी, फास्फोरस का फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है जी, वेरी इजीली। ठीक है, तो जरा केरियस मेथड के ना फॉर्मूला को एक बार रिवाइज करते हैं ना, ताकि सारा याद आए। क्लोरीन के लिए क्या फॉर्मूला था? वहां से शुरू करते हैं ना। क्लोरीन के लिए था, पहले कार्बन से शुरू करते, शुरुआत से शुरू करते हैं। कार्बन के लिए परसेंटेज का फॉर्मूला, सीधे परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था? 12/44 इंटू वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। 12/44 इंटू वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। हाइड्रोजन का क्या फॉर्मूला था? 2/18 इंटू वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, है ना जी। क्लोरीन का फॉर्मूला क्या था? 35.5 बाय 143.5 इंटू वेट ऑफ AgCl बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ब्रोमीन का फॉर्मूला क्या था? 80 बाय 188 इंटू वेट ऑफ AgBr बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। आयोडीन का क्या फॉर्मूला था? 127 बाय 235 वेट ऑफ AgI बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। सल्फर का क्या था? 32 बाय 233 इंटू वेट ऑफ बेरियम सल्फेट बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। फॉस्फोरस का क्या निकला? 62 बाय 222 इंटू वेट ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। सारे फॉर्मूला सेम है कि नहीं है? सिर्फ हमें एक चीज पता अगर चल जाए ना कि हमने प्रेसिपिटेट किसका बनाया, उसमें हमें यही चीज चेंज करनी होगी, बाकी तो सेम है। तो उसको समझने के लिए ये बेटा पहले बोलो, ये समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो उसको समझने के लिए ये मिटा दूं भाई? Yes. हैव यू रिटन दिस? तो आपको ये फॉर्मूला रिमाइंड रखने के लिए हमेशा ये पता होना चाहिए किस चीज को किसमें एस्टिमेट किया है। कार्बन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन देखा था, तो दैट वाज 44 में 12, तो फॉर्मूला बना था 12/44 इंटू वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। हाइड्रोजन के लिए क्या देखा था? वाटर, वाटर में 2H यानी 18 में 2, तो फॉर्मूला क्या चेंज हो गया था? 2/18 इंटू वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ठीक, क्लोरीन के लिए क्या देखा था? AgCl, AgCl में कितना क्लोरीन? एक क्लोरीन, तो इसका मास था 143.5 और इसका कितना? 35.5। तो क्या आना था? 35.5 डिवाइडेड बाय 143.5 इंटू वेट ऑफ AgCl बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। अगर ब्रोमीन था तो क्या बना था? AgBr, AgBr में क्या था? ब्रोमीन, तो इसका मास कितना था? 188 और इसका 80, तो फॉर्मूला कैसे चेंज होता था? 80 बाय 188 इंटू वेट ऑफ AgBr बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। अगर आयोडीन था तो AgI में आयोडीन, AgI का वेट 235 और इसमें 127, तो बेटा 127 डिवाइडेड बाय 235 इंटू वेट ऑफ AgI बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। फिर हमने किसका निकाला? सल्फर का। सल्फर में क्या था? BaSO4 और उसमें एक सल्फर, इसका वेट 233, इसमें 32, तो फॉर्मूला कैसे चेंज हुआ? 32 बाय 233 इंटू वेट ऑफ बेरियम सल्फेट बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। और रही बात फास्फोरस का,
Mg2P2O7 प्लस दैट ऑफ, इसमें 2 फॉस्फोरस 222 62, तो फॉर्मूला का चेंज 62 by 222 into weight of magnesium pyrophosphate divided by weight of organic compound into 100। बोलो प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि पिछली भी चले गई? एक ही चीज है, एक ही फॉर्मूला है, एक ही तरह का क्वेश्चन है। बात समझ में आई? किसी बच्चे को इस किसी भी डिटेक्शन एस्टिमेशन में कोई मुश्किल आई हो तो बताएं। क्लियर? अब चलते हैं द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, इसीलिए सबसे एंड में करवा रहा, डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। बेटा अगर न्यूमेरिकल आएगा ना, तो न्यूमेरिकल सिर्फ नाइट्रोजन की एस्टिमेशन से आएगा। ठीक, अगर न्यूमेरिकल आया तो नाइट्रोजन की एस्टिमेशन से आएगा, और बाकी अगर थ्योरी का पार्ट आया तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट पक्का पूछा जाएगा, पक्का पूछा जाएगा। ये ध्यान रखने का, ये दो चीजें बहुत ध्यान रखने का। और नाइट्रोजन की एस्टिमेशन एंड डिटेक्शन is the most important out of each estimation and detection। इसलिए इंपॉर्टेंट बोल सकता हूं क्योंकि लेबोरेटरी में कभी भी आपको नाइट्रोजनस कंपाउंड नहीं मिलेगा, तो ये सिर्फ थ्योरी ही पढ़नी होती है हमारे को, है ना? ठीक, क्लियर? मैंने आपको बताया था नाइट्रोजनस कंपाउंड कभी देते नहीं बेटा, ठीक, क्योंकि इससे क्या होता है, साइनाइड बन जाते हैं, और साइनाइड जो होता है डेडली पॉइजन होता है। ठीक, अगर कहीं नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोडा एक्सट्रैक्ट बनाओ ना, तो दुनिया का सबसे डेंजरस पॉइजन बनता है NaCN, सोडियम साइनाइड। टंग पे टच करते था, इसका आज तक कोई टेस्ट नहीं बता पाया बेटा। बहुतों ने कोशिश की इसके टेस्ट बताने को, और जैसे टच किया वैसे ही था। ठीक, था नहीं समझा, खत्म, फोटो पे हाथ, समझ में आई? डेडली पॉइजन, इसलिए कभी भी इसको देते नहीं लेबोरेटरी में बेटा। ठीक, इसके लिए स्पेशल परमिशन चाहिए होती है। ठीक, आई हैव बीन थ्रू द स्टडी ऑफ साइनाइड्स इन माय MSc, तो रिटन परमिशन मिलती है, ऐसे नहीं होता है। और गाइड की सामने खड़े होके करने पड़ते एक्सपेरिमेंट, उसको भी वहीं खड़े रहना पड़ता है ताकि बंदा कुछ कर ना ले भाई। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात होती है, नाइट्रोजन की डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन। अब हम डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूं बेटे, तो जरूर इसमें कोई ऐसी बात होती होगी। ठीक, चलिए ध्यान देंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आए। ठीक है जी, सबसे पहले डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन की बात करेंगे, हम डिटेक्ट कैसे करते नाइट्रोजन। डिटेक्शन, बेटा डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन में सबसे पहले हम करते हैं ड्राई हीटिंग टेस्ट। ठीक, सबसे पहला जो हमारे पास होता है वो होता है ड्राई हीटिंग टेस्ट होता है। ठीक, ड्राई हीटिंग टेस्ट में क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया। ठीक, वैसे ड्राई हीटिंग टेस्ट से भी पहले पता क्या करते हैं, कभी भी अगर मेरे लेबोरेटरी में हो तो पिंच ऑफ सॉल्ट लेना है ना, और थोड़ा उंगलियां गीली करनी है। ठीक, उंगलियों को पानी में थोड़ा गीला करना, पिंच ऑफ सॉल्ट किया, यूं रब किया, और रब करने के बाद उसको स्मेल किया। ऑब्वियसली उसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड की अमोनिकल स्मेल आ जाती है, जैसे यूरिनल्स में आती है, तो वैसे अमोनिकल सी स्मेल आ जाती है, समझ में आ जाता है नाइट्रोजन। ठीक, समझ में आई? ये सिंपल टेस्ट है, सबसे पहला टेस्ट, क्योंकि लेबोरेटरी में आपको अगर देंगे भी ना बाई चांस, तो यूरिया वगैरह देंगे तो उससे ऐसी स्मेल आती है। ठीक, बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग। अब दूसरा होता है ड्राई हीटिंग टेस्ट। ड्राई हीटिंग टेस्ट में हम छोटा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़ा सा लेके उसको हीट करते हैं, उससे बर्निंग फेदर स्मेल आती है। कैसी आती है? जैसे बाल जल जाते हैं ना, जब कभी बाल जलते तो उसकी अलग सी स्मेल आती है कि नहीं? कहीं बाल जल रहे हो पता चलता है बाल जल रहे कि नहीं? आप बाई चांस जो कर रहे हो तो एकदम से बाल जले तो उसकी
स्मेल आ जाती है ना एकदम, तो दैट इज बर्निंग फेदर स्मेल। बर्निंग फेदर स्मेल आ जाए तो ये समझ लेने का है कि कुछ हो ना हो इसमें नाइट्रोजन हो सकती है। तो पहला हो गया ड्राई हीटिंग टेस्ट। बेटा क्लियर हो गया ड्राई हीटिंग टेस्ट। ठीक, ड्राई हीटिंग टेस्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिया, स्ट्रांगली हीट किया, बर्निंग फेदर या बर्निंग हेयर स्मेल आई तो समझ लेने का कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बट इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है इसकी? इसकी लिमिटेशन ये होती है कि कई ऐसे कंपाउंड है नाइट्रोजन के जो कि बर्निंग फेदर स्मेल नहीं देते। कई ऐसे कंपाउंड है नाइट्रोजन के जो बर्निंग फेदर स्मेल नहीं देते, जैसे जिसमें नाइट्रोजन NO2 की तरह हो, यानी नाइट्रो कंपाउंड्स, वो ये टेस्ट नहीं देते भाई। जिसमें कंपाउंड में डाई एजो कंपाउंड हो, यानी दो नाइट्रोजन जुड़े हुए हो, ठीक, वो भी बर्निंग फेदर स्मेल नहीं देते। समझ में आई बात? बर्निंग फेदर स्मेल अमोनिकल कंपाउंड देते हैं। कौन से? अमोनिकल कंपाउंड देते हैं। ठीक, फिर एक और होता है सोडा लाइम टेस्ट। क्या होता है? सोडा लाइम टेस्ट। बर्निंग फेदर स्मेल के बाद सोडा लाइम टेस्ट। सोडा लाइम टेस्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सोडा लाइम? देखो बेटे, सोडा लाइम, सोडा NaOH, लाइम CaO, सोडा NaOH, लाइम CaO। सर जी बेटे, बर्निंग फेदर स्मेल कौन देता है? बेटे जितने भी अमोनिकल कंपाउंड है, नाइट्रोजनस कंपाउंड है, सिवाय नाइट्रो और डाइएजो, ये ऐसे वाला टेस्ट नहीं देते, ड्राई हीटिंग टेस्ट नहीं देते। इससे बर्निंग फेदर स्मेल नहीं आती है। अमोनिकल कंपाउंड से बर्निंग फेदर स्मेल आती है। जैसे क्यों? हमारे बालों के अंदर ना बेटा अमीनो एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स। ठीक, तो अमोनिकल कंपाउंड्स हैं, तो इसलिए से बर्निंग फेदर, बर्निंग हेयर स्मेल, अमोनिया लिबरेट होती है, अमोनिकल कंपाउंड स्मेल करते हैं, इसलिए उससे बर्निंग फेदर स्मेल आती है या बर्निंग हेयर स्मेल आती है। क्लियर? अब देखो बेटा, सोडा लाइम टेस्ट। सोडा लाइम टेस्ट ये भी सिर्फ उन्हीं के लिए है जिसमें अमोनिकल कंपाउंड, जैसे यूरिया। बेटा यूरिया होता है NH2CONH2, यूरिया होता है NH2CONH2। सोडा लाइम क्या बताया सर ने? NaOH और CaO, NaOH एंड CaO। इसमें हम हीट करते हैं बेटा, स्ट्रांगली हीट कर देते हैं। बेटे जब हम इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं, इसका काम, सोडा लाइम का काम होता है डीकार्बोक्सिलेशन। क्या काम होता है? डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देना। तो उससे अमोनिया बन जाती है बेटा, और साथ में सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो अमोनिया की स्मेल आती है, अमोनिकल स्मेल, ठीक, जो कि यूरिनल्स वगैरह में होती है ना भाई, है ना, पब्लिक टॉयलेट्स में जो होती है अमोनिकल स्मेल, वैसी वाली स्मेल आ जाती है। बट दिस अगेन हैव द सेम लिमिटेशन कि नाइट्रो, और इसको बोलते हैं डाइएजो, दो एजो मतलब नाइट्रोजन, डाई मतलब दो, तो डाइएजो कंपाउंड या नाइट्रो कंपाउंड सोडा लाइम टेस्ट नहीं दे। नाइट्रो कंपाउंड और डाइएजो कंपाउंड सोडा लाइम टेस्ट नहीं देते, इसलिए ये लिमिटेड से टेस्ट है, इनका कोई खास फायदा हमारे को नहीं होता है। पर बोलो प्यारे बच्चों, पहली बात समझ में आई कि पिछली भी चले गई? जल्दी बता दो मेरे को, आ गई? अब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस इसको थोड़ा ध्यान देना बेटे। आज तक सब्जेक्टिव होता था, तो बेटा हर साल पेपर में आता है, राइट द केमिस्ट्री ऑफ लेसेगन एक्सट्रैक्ट टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन, सोडा एक्सट्रैक्ट टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन, इसकी केमिस्ट्री पूछी जाती थी। अब सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट टर्म, तो बेटा उस पर कोई ना कोई क्वेश्चन बना के देंगे ना, तो आपको थोड़ा केमिस्ट्री समझने का। ठीक, बहुत ही मजेदार है ये टेस्ट, बहुत ही मजेदार है। और बेटे इसमें ना आपको क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे बच्चे, ठीक, तो ध्यान देना, पहले पेन छोड़ लेना और समझ लेना, ठीक, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूं, वेरी वेरी वेरी, बहुत सारा वेरी, और उससे भी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अगर हम बात कर रहे हैं सोडा एक्सट्रैक्ट टेस्ट, लेसेगन्स एक्सट्रैक्ट टेस्ट फॉर नाइट्रोजन,
बेटा क्या लेसिगन एक्सट्रैक्ट बनाना आता है? हाँ जी, आता ही होगा। क्या करते हैं? Freshly cut sodium का piece taken in a fusion tube, heated till it becomes shiny globule, added a pinch of salt, reheated till it becomes red hot, plunge in the china dish having distilled water and then boil it and filter it. Soda extract is तैयार। कम से कम 10 बार बता दिया, तो अब तो लेबोरेटरी में तुम्हें टीचर की जरूरत नहीं होगी कभी भी, अगर ऐसा होगा ये तुम कर सकते हो। ठीक, अब देखो बेटे, अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन है तो बेटे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो कार्बन तो है ही है ना, तो सोडियम प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन, सोडियम प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये मिलके बनेगा NaCN। मैंने बताया था डेडली पॉइजन, गलती से भी टच हो गया ना टंग पे तो बस खत्म। ठीक है जी, इसलिए ये सोडा एक्सट्रैक्ट का टेस्ट वैसे कभी लेबोरेटरी में करवाएंगे, बट Na+C+N NaCN। अब बेटा इसमें पहला क्वेश्चन कंपटीशन का समझना, मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने बोला लिखना बहुत कम है, समझना बहुत ज्यादा है। आपको क्वेश्चन आएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेसिगन एक्सट्रैक्ट टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन फेल्स, किसमें नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट टेस्ट, लेसिगन एक्सट्रैक्ट टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन नहीं होगा? बेटा जिसमें कार्बन नहीं होगी, नाइट्रोजन तो होगी पर कार्बन नहीं होगी, क्योंकि सोडा एक्सट्रैक्ट टेस्ट तभी हो सकता है अगर उसमें कार्बन भी हो और नाइट्रोजन भी हो। मैं सिर्फ नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं बेटा, बाकी जगह हमने सोडा एक्सट्रैक्ट टेस्ट किया है ना, जहां पे हमने हेलोजन के लिए भी तो किया, हमने सल्फर के लिए भी तो किया, तो वहां तो हमें नहीं चाहिए था ना कुछ, वहां तो हमारे को कार्बन वार्बन की जरूरत नहीं थी। मैं नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं कि अगर बोले लेसिगन एक्सट्रैक्ट फेल कहां पे हो जाएगा, तो आप देखोगे कंपाउंड में अगर कार्बन नहीं है, कल्ला नाइट्रोजन है या नाइट्रोजन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन वगैरह है पर कार्बन नहीं है, तो सोडा एक्सट्रैक्ट टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि सोडा एक्सट्रैक्ट टेस्ट जब तक नहीं होगा जब तक कि NaCN नहीं बनेगा। पहला क्वेश्चन क्लियर? गलती तो नहीं करोगे इस क्वेश्चन में पेपर में? ओके, अगली बात क्या है कि हमारे पास ये जो NaCN है, NaCN में हम डालेंगे, यानी सोडा एक्सट्रैक्ट का एक पोर्शन लेंगे, इसमें डालेंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4। बेटे FeSO4 जो होता है ना, उसमें Fe2 पॉजिटिव होता है, Fe2 पॉजिटिव बड़ी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू Fe3 पॉजिटिव, इसलिए जब भी कभी FeSO4 जिंदगी में यूज करना है ना तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड। ठीक है, इसमें कभी भी हम ओल्ड सैंपल यूज नहीं करते। क्लियर? तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 लिया, देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं करने का, पहले आयरन इधर सोडियम इधर, ठीक, डबल डिस्प्लेसमेंट, और क्या बना दोगे? FeCN का होल 2, FeCN का होल 2, FeCN का होल 2 प्लस Na2SO4। ठीक है जी, क्लियर? फिर हमने इसमें एक्सेस ऑफ सोडा एक्सट्रैक्ट डालना है NaCN। प्लीज सारे बच्चे सिर्फ इधर तन्मयता से देखेंगे ताकि आपको समझ में आ सके प्यारे बच्चों, नहीं तो उतना ही प्रॉब्लम आपके साथ होता चला जाएगा अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखोगे। बहुत इजी है लेकिन थोड़ा समझना जरूरी पड़ता है बेटा हमारे लिए। ठीक, तो मैंने कहा कि आपने इसको एक्सेस ऑफ सोडियम साइनाइड यानी लेसिगन एक्सट्रैक्ट में डाला तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। कॉम्प्लेक्स कैसा बनता है ध्यान देंगे, Na चारों के चार बाहर, Na चारों के चार बाहर, ठीक है जी, अंदर आ गया एक आयरन, साइनाइड कितने हुए? 4 ये और 2 ये, 6 हो गए ना, तो 6CN। ठीक है जी, ये बना, इसको बोलेंगे सोडियम हेक्सासाइनोफिरेट। क्या बोलते हैं? सोडियम हेक्सा
साइनोफिरेट। बोलो क्लियर है? ये बनेगा। अब इस पॉइंट पे हम दो काम कर सकते हैं, या तो हम इसी में डायरेक्टली FeCl3 डाल देंगे, जो कि हम करते नहीं जनरली, या तो डायरेक्टली FeCl3 डाल देंगे, और या फिर इसमें थोड़ा सा एसिड डालेंगे, थोड़ा सा एसिड डालेंगे। एसिड क्या करता है, जो बचा हुआ फेरस होता है, जो बचा हुआ फेरस होता है बेटे, ठीक है जी, जो बचा हुआ फेरस होता है उसको फेरिक में चेंज कर देता है। किसमें चेंज कर देता है? फेरिक में, यानी ऑक्सीडाइज करके आयरन +2 को +3 में कर देता है। तो हम यहां तो सीधे एसिड डाल देंगे, और अगर एसिड नहीं डालते हैं तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे इसमें बेटे, अगर एसिड नहीं डालेंगे तो डायरेक्टली FeCl3 डालेंगे, चीज एक ही बननी है। अब इधर थोड़ा सा अगर ध्यान दे देंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। अगर मैं इसको अलग अलग करके लिखूं, अगर मैं इसको अलग अलग करके लिखूं तो क्या ऐसे लिख सकता हूं कि 4 Na 1 पॉजिटिव, हाँ जी, प्लस दैट ऑफ Cn का होल 6 4 नेगेटिव, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? यार 4 सोडियम अलग कर दिए तो 4 पॉजिटिव अगर है तो उसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज होगा कि नहीं? अब इसके साथ फेरिक आयन रिएक्ट कर लो। तो बेटा जब हम छोटे बच्चे थे, हमें कोई कंपाउंड बनाना होता था, जिन दो चीजों को रिएक्ट करते थे, इसकी वैलेंसी इधर, इसकी वैलेंसी इधर, ऐसे करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई कि नहीं? मतलब समझो, मेरे पास है Fe3 पॉजिटिव और यहां पे है FeCn का होल 6 4 नेगेटिव। तो जब हम छोटे बच्चे थे, क्या हम ऐसे नहीं करते थे, इसको यहां करते थे कि नहीं? तो क्या बनाएंगे, Fe के आगे क्या लिखेंगे? 4, और FeCn6 होल नेगेटिव के आगे क्या लिखेंगे? 3। ऐसे ही बनाएंगे ना। तो काके जब हम इसमें एसिड डालेंगे ना तो फेरस विल चेंज इनटू फेरिक, हमारे पास यही बनेगा फेरिक फेरोसाइनाइड, फेरिक फेरोसाइनाइड। बाहर आयरन +3 स्टेट वाला है, बाहर आयरन +3 स्टेट वाला है, अंदर आयरन +2 स्टेट वाला है, तो इसको बोला फेरिक फेरोसाइनाइड। दिस इज कॉल्ड एज प्रूशियन ब्लू, प्रूशियन ब्लू। पीकॉक कलर देखे हो, पीकॉक कलर, तो ये वैसा कलर आएगा। और बेटा आपके पेपर में पूछा जाएगा प्रूशियन ब्लू का फॉर्मूला, क्या पूछा जाएगा? प्रूशियन ब्लू का फॉर्मूला, फेरिक फेरोसाइनाइड बोलते हैं इसको, ये प्रूशियन ब्लू का फॉर्मूला है। Fe4 देखो, रट्टा मारोगे तो भूल जाएगा ना, अंदर आयरन कुछ लिखोगे, बाहर आयरन कुछ लिखोगे, यहां 3 यहां 4 लिख डालोगे, रट्टा मारोगे नहीं तो समझ में आएगा। आपने यहाँ पे 4 सोडियम लगाए थे ना, तो इसके ऊपर 4 नेगेटिव, और फेरिक कैसा था 3, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फटाफट ये कंपाउंड बनाना, ये प्रूशियन ब्लू है, ये प्रूशियन ब्लू है। अगर हमने एसिड ने डाला होता, डायरेक्टली FeCl3 डाला, तब भी तो यही बना ना, उससे भी तो फेरिक की आयन मिले, पर क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें फेरस सल्फेट डाल रखते तो ये स्टेप करने की हमें नहीं जरूरत पड़ती। हम एसिड डालेंगे तो बचा हुआ फेरस विल चेंज इनटू फेरिक, तो प्रूशियन ब्लू कलर की फॉर्मेशन हो जाती है, जिससे हम छाती ठोक के बोल देते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इस टेस्ट की कोई लिमिटेशन नहीं है, सिवाय कि अगर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है तो ये टेस्ट देगा। तो दोबारा से देखो, बिफोर यू राइट ऑन योर कॉपीज, कि हमने क्या किया, हमने सोडा एक्सट्रैक्ट बनाया। सोडा एक्सट्रैक्ट किसका बनाया? किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन और कार्बन था तो बना NaCN, दैट इज सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड में हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डाला, पहले डबल डिस्प्लेसमेंट की,
पर एक्सेस ऑफ सोडियम साइनाइड की प्रेजेंस में उसने सोडियम हेक्सासाइनोफिरेट यानी 4 सोडियम बाहर, अंदर FeCN का होल 6 ऐसा बना दिया। फिर हमने इसमें थोड़ा सा एसिड डाला, एसिड डालने से बचा हुआ फेरस विल चेंज इनटू फेरिक, बचा हुआ फेरस विल चेंज इनटू फेरिक। फेरिक और ये वाले आयन आपस में रिएक्ट करके प्रूशियन ब्लू कलर देते हैं। तो ये प्रूशियन ब्लू का फॉर्मूला याद रखना, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड वॉयलेट कलर, और ये 3 फॉर्मूला हमें पता होने चाहिए। 50 बार लिख के देख लो, इन तीनों में से एक जरूर आएगा पेपर में बेटा, 101%। यहां तक कि कंपटीशन में एक आता है टर्न बुल्स ब्लू, क्या टर्न बुल्स ब्लू, अगर कल को बोले टर्न बुल्स ब्लू, उसका फॉर्मूला भी यही है, ठीक। हालांकि वो इसका आइसोमर होता है, बट एनी हाउ प्रूशियन ब्लू बोले, टर्न बुल ब्लू बोले, यही फॉर्मूला लिखना है। समझ में आई बात? क्लियर हुआ कि पिछला भी चला गया, आ गया? तो अभी नोट कर सकते हैं, जिस बच्चे को नहीं आया वो चीख चीख के बोल सकता है सर नहीं आया नहीं आया नहीं आया। करण भाई साहब समझ में आया? यस और नो? यस सर। अच्छा आराधना बेटा समझ में आ गया? FeCl2 या FeCl3? यस सर। ऐड करना हुआ FeCl2 या FeCl3? FeCl3 करेंगे अगर ऐड करना हुआ तो, जरूरत नहीं है उसकी क्योंकि हमने एसिड डाल के कर देना, ठीक। बट अगर पैसे ज्यादा हो तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये लेसेगन एक्सट्रैक्ट टेस्ट नाइट्रोजन का इससे प्रूशियन ब्लू कलर आता है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, तो प्रूशियन ब्लू कलर जो है वो मिल जाता है, ठीक। जल्दी लिखो, जल्दी, बहुत जोर से आ रहा है आपके घर। कर डाले भाई, अब मिटा डाले। ये तो मिटा नहीं है वाला। अब देखो बेटा, इस टेस्ट में ना कभी कभी प्रूशियन ब्लू की जगह ना ब्लड रेड कलर आ जाता है। sometimes in this test blood red color appears, प्रूशियन ब्लू की जगह ब्लड रेड हो जाता है। ऐसा कब होता है बेटा? जब कार्बन नाइट्रोजन के साथ सल्फर भी हो, when along with carbon and nitrogen sulfur is also present, तो ब्लड रेड कलर आता है। क्यों बेटे? देखो, अगर सल्फर भी प्रेजेंट हुई तो Na प्लस सी प्लस एन और प्लस एस, तो ये बनाता है NaCNS, सोडियम थायोसाइनेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सोडियम थायोसायनेट। अगर सोडियम थायोसाइनेट हो और Fe3 पॉजिटिव हो तो Fe3 पॉजिटिव क्या करता है बेटे? इसके साथ रिएक्ट करके फेरिक थायोसाइनेट दे देता है, फेरिक थायोसाइनेट which is blood red in color, blood red in color, ठीक। तो बेटे पेपर में ना ऐसे क्वेश्चन आएगा, which of the following can give blood red color in लेसेगन एक्सट्रैक्ट? तो उसमें देखना कार्बन भी होना चाहिए,
उस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन भी होना चाहिए, उस कंपाउंड में सल्फर भी होना चाहिए, है ना। कार्बन जरूरी है, नाइट्रोजन जरूरी है, सल्फर जरूरी है, तो ब्लड रेड आएगा। अगर सल्फर नहीं है तो प्रूशियन ब्लू आएगा। अगर कार्बन नहीं है तो टेस्ट नहीं होगा। समझ में आई? 3 क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपको ये पूछ सकते हैं कि इसमें लेसिगन एक्सट्रैक्ट टेस्ट फेल कर जाएगा। नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, ध्यान से देखना। जिसमें कार्बन नहीं है पर नाइट्रोजन वगैरह है तो समझ लेना लेसिगन एक्सट्रैक्ट टेस्ट नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको ये पूछेंगे प्रूशियन ब्लू का फॉर्मूला क्या है, ठीक, वो आपको समझ में आ गया। तीसरी बात, आपको ये पूछेंगे किसमें लेसिगन एक्सट्रैक्ट टेस्ट में ब्लड रेड कलर आएगा। तो नीचे बड़े सारे कंपाउंड बनेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज। आपको फॉर्मूला नहीं देखना यार, आपको देखना क्या उसके अंदर कार्बन है, नाइट्रोजन है और सल्फर है। अगर 3 चीजें दिखेंगी तो क्या समझेंगे, ब्लड रेड। पर कई बार क्या होता है, हमारे कंपाउंड में कार्बन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है, बट ब्लड रेड कलर नहीं आता। sometimes even sulfur is present but no blood red color is formed. No blood red color is formed. कई बार सल्फर होने के बावजूद भी ब्लड रेड कलर नहीं आता। कब ऐसा होता है कि सल्फर होने के बावजूद भी ब्लड रेड कलर नहीं आ रहा? एक, जब हमने सोडियम को माता का माल समझ के इस्तेमाल किया। मैंने शुरुआत में बोला था लेसिगन एक्सट्रैक्ट में कि सोडियम को माता का माल समझ के इस्तेमाल नहीं करना, यानी एक्सेस ऑफ सोडियम नहीं लेना है। तो इफ एक्सेस ऑफ सोडियम इज टेकन, लालच में आके बड़े वाला पीस लिया। मैंने बोला छोटा पीस लेना फ्यूजन ट्यूब में, आपने लालच में आके बड़े वाला पीस ढूंढा, तो भैया पंगा है। एक्सेस ऑफ सोडियम इज टेकन तो होता क्या है, होता यह है, अगर एक्सेस ऑफ सोडियम ले लिया तो सोडियम ज्यादा होने से सोडियम कार्बन और नाइट्रोजन का अलग रिएक्ट करके NaCN भी बनाता है और सल्फर के साथ अलग रिएक्ट करके Na2S भी बनाता है। Na2S फेरिक के साथ रिएक्ट करके फेरिक सल्फाइड ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट दे देता है। कैसे देता है? ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट। समझ में आई बात? क्लियर? तो समटाइम्स हम क्या करते हैं, हमारे पास सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है, येट ब्लड रेड कलर इज नॉट अपीयरिंग। तो समझ लेना कि वो तब नहीं होता जब हम सोडियम को माता का माल समझ के इस्तेमाल करते हैं, यानी एक्सेस ऑफ सोडियम इज यूज्ड, तो NaCNS नहीं बनता, उल्टा NaCN और NaS बन जाता है, Na2S बन जाता है। इसका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, इसका ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बनता है आगे फेरस के साथ। समझ में आई बात? फेरिक के साथ बात क्लियर? जब मैं छोटा बच्चा था ना, तो हमारे स्कूल में एग्जीबिशन लगा करती थी। तो एग्जीबिशन में हम लोग ना एक चीज किया करते थे, वुंड लेस इंजरी। ठीक, वुंड लेस इंजरी, कि भैया वुंड नहीं है लेकिन खून ही खून। आपको भी कर सकते हैं, आप किसी को डराना चाहो, प्रैंक करना चाहो, इसे कर सकते हैं। क्या होता था, हम एक बीकर में लेते थे सोडियम थायोसाइनेट, ये टीचर बना के दे देता था हमारे को, हमें तो अलाउड नहीं था। तो सोडियम थायोसाइनेट टीचर बना के दे देता था, तो ये कलरलेस होता है। एक दूसरे बीकर में ले लेते थे FeCl3 फेरिक क्लोराइड, एक बीकर में चाकू डाल देते थे, एक बीकर एज इट इज रख देते थे। जब कोई सामने आता था कि क्या कर रहे हो, तो हम क्या करते थे, कॉटन बॉल लेते थे और जिस बीकर में हमने चाकू नहीं डाला है उसमें उसको डिप करते थे और अपने हाथ पे से रब करते थे, प्रिटेंडिंग कि हम डिसइंफेक्शन कर रहे हैं, है ना, और उसको अच्छे से मल देते थे। ठीक, डिप करके अच्छे से मल देते थे और फिर दूसरे कंटेनर से चाकू उठाते थे और जैसे उसका टच करते थे खून ही खून हो जाता, वो ब्लड रेड कलर ऐसे गिरता था ढम ढम, और फिर हम उसको साफ करके दिखाते थे कि वुंड तो है ही नहीं। सो दैट वाज दिस केमिस्ट्री।
The sodium thiocyanate plus ferric chloride gives us blood red color. Got it or not? ठीक, तो बेटा ये नाइट्रोजन की आपने डिटेक्शन सीखी। सोडा एक्सट्रैक्ट टेस्ट सारा डिटेल आपके बोर्ड पे इस समय है। अगर कोई डाउट है तो कृपा करके अभी पूछ सकते हैं। हो गया बेटा जी, हो गया। अब है बेटा एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। आज नहीं करवाया, ज्यादा हो जाएगा, फॉर्मूला याद करने मुश्किल हो जाएंगे। ठीक, कल अपन सिर्फ आपकी डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है। कल डिस्कशन किस किस चीज की है, आराध्या याद करवाओ मुझे। सो टेस्ट और डाउट्स की। टेस्ट की, कौन से टेस्ट की? जो पिछले जो 2 टेस्ट थे उसके डाउट्स आपने किसी ने मेरे को अभी तक तो सेंड किए नहीं, भगवान की दया से, सिवाय एक ही बच्चे ने किए हैं, बाकी किसी ने किए नहीं। तो मैं उसी के डाउट्स डिस्कस कर दूंगा, छुट्टी। ठीक, और अदरवाइज प्लीज अपने डाउट्स मुझे सेंड कर दीजिएगा आज, ताकि उसको डिस्कस कर सकें। और आपको एक मैंने रीअरेंजमेंट्स जो थी वो होमवर्क दिया था। ठीक, रीअरेंजमेंट कहां सी हो रही, कहां पे हो रही है, बहुत सारे बच्चों ने मेरे को सेंड किया है वो। ठीक, और मैं चाहता हूं बाकी भी सेंड कर दें। ठीक, ताकि हम कल उसको भी डिस्कस करें और फिर हम एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन करके इस चैप्टर को बाय बाय टाटा कर देंगे। आज शाम को नहीं है आपका टेस्ट, ठीक है, ट्यूसडे को होता है ना टेस्ट। ट्यूसडे को फुल ऑफ आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट रहेगा। उसमें ये नहीं आएगा पार्ट, एस्टिमेशन डिटेक्शन वाला पार्ट नहीं होगा। ठीक, उसमें पार्ट होगा सिर्फ आपका जो बेसिक कंसेप्ट है, जैसे रीजोनेंस वगैरह वगैरह। ठीक, और मैं आज अभी घर जाके एक असाइनमेंट भेजने वाला हूं जीओसी की। कोशिश करिएगा कि आप उसको कर सकें, उसके डाउट्स भी हम आगे लेंगे आपके। ठीक, हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस कल फिनिश हो जाएगा। ठीक, मैंने बहुत ईमानदारी से कराने की कोशिश की है बच्चों। ठीक, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक, अब मैं तुम्हें इसकी रिवीजन भी साथ में थोड़ी थोड़ी कराता रहूंगा। ठीक, उसका मैं एक प्लान आपको भेजूंगा रिवीजन का, ताकि आपके पेपर से पहले आपके रिवीजन हो जाए। जिनके पेपर अभी हैं 24-25 के करीब, वो ऑलरेडी तैयारी रखें अपनी। आपको काफी कुछ करवाया टेस्ट। आपके जिस बच्चे ने टेस्ट दिया उसको पता है कि हमारे हर टॉपिक का टेस्ट हर ट्यूसडे हुआ है। जिसने नहीं दिए हैं उसको क्या पता है, अदरवाइज कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो अनटेस्टेड रहा है। बेटे मैंने आपको एक तो अभी बाय बाय टाटा, मिलते हैं कल।